हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल द बॉडी विज्ञान। सो फ्रेंड्स, आई एम हियर अगेन विद माय न्यू वीडियो एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था द लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं पहले एक इस पे द लिम्फेटिक सिस्टम पे एक वीडियो बना चुका हूँ और अभी मैं ये स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ये वीडियो एक बार देखिए। दोस्तों, मैंने लिम्फेटिक सिस्टम के सारे डिटेल्स उस वीडियो में बताया। मैंने बताया कि मैं उसका लिंक इस वीडियो में मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सीधा आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। लिम्फ के फंक्शन और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है मैं उस वीडियो में समझा चुका हूँ। इसमें मैं सिर्फ स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, तो प्लीज देखिए। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फोइड ऑर्गन एंड लिम्फोइड टिश्यू एंड द सर्कुलेटिंग लिम्फ। जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और इनका जो काम होता है वो लिम्फ जो बनता है उसको सर्कुलेट करना होता है, लाना और ले जाना काम होता है, ठीक है। लिम्फ को सिर्फ सर्कुलेट करा जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसमें एक डायग्राम देता हूँ। डायग्राम ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड ऑर्गन्स होते हैं, ये मेनली ये ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन इंक्लूड होते हैं उनको तीन तरह के ऑर्गन्स में डिवाइड करा गया: प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन। सो जो प्राइमरी लिम्फोटिक ऑर्गन उसको हम सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं। इट्स जनरेट लिम्फोसाइट्स, प्रोजेनिटर सेल्स, द thymus and bone marrow constitute the primary lymphotic system involved to the production of the colonal selection of lymphocyte tissues। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी ल्यूकोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जनरेट होते हैं वो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ये एक तरह के स्पेशल बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं, लाइक जैसे आपने सुना होगा स्टेम सेल्स जैसे होते हैं, हु हैव अ टेंडेंसी टू जनरेट टी सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको जनरेट करने के टी सेल्स होते हैं। और इस प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आते हैं हमारा थाइमस और बोन मेरो, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले थाइमस बोन मेरो के बारे में पढ़ेंगे, फिर थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा पहला जो पॉइंट था वो बोन मेरो, तो बोन मेरो के बारे में पढ़ें। बोन मेरो इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द क्रिएशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स। टी सेल्स को सिर्फ क्रिएट करता है एंड प्रोडक्शन और मैच्योर बी सेल्स करता है, विच आर द इम्पोर्टेंट सेल टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम टी सेल्स और बी सेल्स ही होते हैं जो एंटीजेंस को मारने का काम करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बोन मेरो बी सेल्स इमीडिएटली ज्वाइन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रेवल टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सर्च फॉर पैथोजेंस। जो बी सेल्स का प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन जब बोन मेरो में हो जाते हैं वो डायरेक्टली वहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं और हमारी बॉडी में जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको सर्च करने के लिए लग जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे किल कर सके और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड होने से बचा सके। और जो टी सेल्स का सिर्फ क्रिएशन वहाँ पे, टी सेल्स ऑन द अदर हैंड ट्रेवल फ्रॉम द बोन मेरो टू द थाइमस। वहाँ पे इसका क्रिएशन होने के बाद वो थाइमस तक पहुँचते हैं, वेयर दे डेवलप फर्दर एंड मैच्योर। सो आगे जहाँ जाके वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। द मैच्योर टी सेल देन ज्वाइन बी सेल्स एंड सर्च फॉर पैथोजेंस। तो मैच्योर जब टी सेल थाइमस में मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो जितने भी टी सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं उसके 5% जो होता है वो बी सेल्स की टीम को ज्वाइन करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचते हैं। जो भी पैथोजेंस उनको मिलते हैं वो किल करते हैं। बाकी जो 95% होते हैं कि तो जब वो बी सेल्स और टी सेल्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो जो भी एंटीजन मिलता है तो उनमें डेंड्रिक सेल बन जाता है। तो डेंड्रिक सेल जब वापस आता तो जो रिमेनिंग 95% बी सेल्स होते हैं वो उनको किल करने का काम करती है। डेंड्रिक सेल को किल करना, खुद भी ख़त्म हो जाती है और उनको भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये होता है टी सेल्स और बी सेल्स का काम। अब हम आते हैं यहाँ पे थाइमस।
द थाइमस इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम द बर्थ रिस्पॉन्स फॉर पोटेंशियल एंटीजन एंड स्टिमुलेट। जो क्या होता है, थाइमस क्या होता है, जैसे जन्म के साथ साथ बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे थाइमस भी अपना साइज बड़ा करने लगता है। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थाइमस एंटीबॉडी, सबसे पहले जो एंटीबॉडी जनरेट करता है वो करता है नियोनेटल टाइम पे एंड प्री एडोलसेंट पीरियड जो होता है, जब तक हम वयस्क अवस्था में नहीं होते तब तक के लिए। However, result T lymphocytes and constitute through the adult life। जैसे जैसे क्या होता है, टी सेल्स की अगर एडल्ट लाइफ में टी सेल्स की कमी होती है तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो, अगर माने थाइमस प्रॉपर वर्क नहीं करता तो टी सेल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि बी सेल्स की तो बोन मैरो में होती है, टी सेल्स को जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में। तो अगर थाइमस अच्छे से काम नहीं करता तो इंसान के शरीर में इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है, जिससे कि हमें कोई भी बीमारी इजीली लग जाती है। तो इसके लिए थाइमस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थाइमस का प्रॉपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से जिसमें बोन मैरो, थाइमस आ गया। अभी हम चलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं, विच इज इंक्लूड लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। अभी पहले वाले में जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे उसमें था थाइमस और बोन मैरो। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उसमें आते हैं लिम्फ नोड और स्प्लीन। मेंटेन द मैच्योर नेवल लिम्फोसाइट्स एंड इनिशिएट एन एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। The peripheral lymphoid organ are the site of the lymphocyte activation and antigens activation lead colonal expansion। जैसे मैंने बताया था कि जो लिम्फोसाइट के जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करा जाता है। वहाँ पे जो भी हमारे बॉडी में टी सेल्स बी सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम जो करता है वो लिम्फ नोड्स में होता है। और जो उसके बाद वो क्या करते हैं, एंटीजेंस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे इनकी कॉलोनल भी होती है। कॉलोनल का मतलब होता है कि इनको डेवलप करा जाता है बहुत जल्दी जल्दी, इनको बहुत जल्दी जल्दी क्लोन करा जाता है, ठीक है। एंड इनको रिसर्कुलेट करा जाता है बॉडी में एक बार, जब तक ये मरती नहीं है तब तक इनको रिसर्कुलेट करते हैं। और जैसे इनको किसी भी ल्यूकोसाइट को एंटीजेंस मिलता है, उनके साथ वो एनकाउंटर करके मर नहीं जाते किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, तब तक ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑर्गन था सेकेंडरी, उसमें है स्प्लीन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन आर द प्रोड्यूस इम्यून सेल्स टू फाइट एन एंटीजन। जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है जो कि एंटीजन से फाइट करें। रिमूव पार्टिकल्स मैटर एंड एज ब्लड सेल्स, मेनली रेड ब्लड सेल। बॉडी हमारी जो ब्लड में होते हैं, जो ओल्ड ब्लड सेल, जैसे रेड ब्लड सेल का 120 डेज का टाइम पीरियड हो, तो उसके बाद वो सेल्स को रिमूव कर देते हैं ताकि ब्लड में कोई इन्फेक्शन ना हो, या ब्लड में ये एक्स्ट्रा चीज़ें कोई होते हैं ना, एंटीजन प्रेस सेल्स होती हैं, तो इन सारे सेल्स को रिमूव करने का काम होता है। द स्प्लीन सिंथेसाइज antibodies in the white puff and remove antibodies created bacteria and antibodies coated blood cells। जो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने पहले बताया था कि एंटीबॉडीज क्रिएटेड जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे क्या होता है कि कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसके बाहर से एंटीबॉडीज लग जाती हैं ताकि इससे होने वाला इन्फेक्शन ब्लड में स्प्रेड ना हो, तो स्प्लीन उन सबको छांट के और निकाल देता है, ठीक है। The spleen is the center of activity of the mononuclear phagocytic system and can be considered analogous to the large lymph nodes, as it is absence causes the predisposition to the creatine infection। स्प्लीन में सबसे मेन चीज़ होता है मोनोन्यूक्लियर जो फाइगोसाइटिक सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करा जाता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझा लेता हूँ कि मोनोन्यूक्लियर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द फाइगोसाइटिक सेल्स लोकेटेड इन द रेडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी बॉडी में रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो लिम्फ में पाए जाते हैं, उनको एक्टिवेट करने का होता है। और अगर लिम्फ स्प्लीन अगर मान के चलो इसका काम सही नहीं होता है या अब्सेंस होता है हमारी बॉडी में, तो इसका सबसे मेन होता है कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड में जो भी डैमेज पार्ट्स हैं, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ये सबको रिमूव नहीं हो पाएंगे और इससे हमारे ब्लड में
हैवली इन्फेक्शन होगा और ये प्रेडोपाइसेशन की स्टेज तक आ सकता है। ठीक है, तो इसका ये काम है। तो दोस्तों इसका दूसरा जो ऑर्गन था ये था लिम्फ नोड। Lymph node is an organized collection of the lymphoid tissue through which the lymph pass on its way back to the blood. Lymph nodes are located in interval along the lymphatic system. जो lymphatic system lymph vessels होते हैं उनके बीच बीच में इंटरवल्स पे ये lymph nodes होते हैं। ठीक है, और इनका काम यही होता है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को ले आते हैं तो उनमें से अनवांटेड चीज़ को हटा के जो प्योर लिम्फ है उसको वापस से ब्लड में एंटर कराना। उसमें दो तरह की लिम्फ वेसल्स होते हैं जो लिम्फ नोड से अटैच होते हैं। एक होता है अफ्रेंट लिम्फ वेसल्स ब्रिंग द लिम्फ विच इज प्रीलोकेटेड थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द लिम्फ नोड एंड इट देन ड्रेन आउट बाय द अफ्रेंट और एफ्रेंट लिम्फ वेसल्स ऑफ द नियरली 800 lymph nodes in the human body। हमारे शरीर में समथिंग लाइक 800 lymph nodes होते हैं। अबाउट 300 आर लोकेटेड इन द हेड एंड नेक। जो 800 lymph nodes होते हैं उसमें से 300 के समथिंग हमारे जो नेक और हेड में होते हैं वहाँ होते हैं, और बाकी बचे हुए जो 500 lymph nodes होते हैं वो हमारे एब्डोमिनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन यहाँ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं कुछ लिम्फ नोड्स के साइड्स बता रहा हूँ आपको, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो ये लिम्फ नोड के साइड्स हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। आप एक डायग्राम देख लीजिएगा। जो लिम्फ नोड होते हैं वो एक बंच में होते हैं, लाइक क्लस्टर रूप में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। ठीक है, मेनी आर ग्रुप्ड इन क्लस्टर डिफरेंट रीजन आर अंडर आर्म एंड एब्डोमिनल एरिया। जो हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, एब्डोमिनल, अगर आपने कभी फील करा हो तो नोड से हमें फील होते हैं एब्डोमिन में, अंडर आर्म्स में, तो वहाँ पे लिम्फ नोड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, द लिम्फ नोड क्लस्टर आर कॉमनली फाउंड एट प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ लिम्ब्स एंड द नेक वेयर लिम्फ नोड इज कलेक्टेड फ्रॉम द रीजन ऑफ द बॉडी लाइकली सस्टेन पैथोजेंस कंटेमिनेटेड फ्रॉम द इंजरी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जहाँ से भी एंटीबॉडी, जो भी इंजरी या किसी वजह से ब्लड में जो भी एंटीबॉडीज आ जाते हैं उनको फिर कलेक्ट करके उनको सेपरेट करने का काम करते हैं, जो भी अनवांटेड थिंग्स होते हैं उसमें, और जो प्योर लिम्फ होता है उसको वापस से ब्लड में एंटर करा दे। अभी हम आते हैं थर्ड लिम्फोइड ऑर्गन पे। टेरिटरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर अबनॉर्मल लिम्फोइड नोड। जो टेरिटरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो अबनॉर्मल लिम्फ नोड होते हैं, मतलब नॉर्मल जो प्रॉपर साइज होता है उस तरह के कोई साइज नहीं होता है, और ये पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं, साइज में होते हैं, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन। इसका काम क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडीज में क्या होता है, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई लाइक कुछ ट्यूमर सा आ रहा है हमारी बॉडी में, इंटरनली कोई आ रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने, या बहुत सारी जगह हम क्या करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे से वो मैचिंग नहीं करते हैं, ब्लड ग्रुप एंड टिश्यू मैचिंग नहीं करते हैं, तो वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे जो थर्ड टेरिटरी ऑर्गन के लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन्स। ठीक है, तो जैसे कैंसरल सेल्स से ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती है, तो कैंसरल सेल्स रोकने के लिए इस तरह के जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के जो टेरिटरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उसमें दो तरह के आते हैं। एक तो आता है अदर लिम्फोइड टिश्यू। अदर लिम्फोइड टिश्यू मैंने जैसे आपको बताया कि इसका काम होता है किसी भी इनर इन्फेक्शन, जैसे अनवांटेड ट्यूमर्स या कुछ ग्राफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ के अगेंस्ट वर्क करना। ठीक है, तो ये उनके अनवांटेड, जो कोई भी अनवांटेड रीजन में कोई ट्यूमर्स बन जाता है, कैंसरल सेल्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट में ये खड़ा हो जाता है, उसको स्प्रेड नहीं होने देता। द रीजन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू दैट आर डेंसली पैक्ड विद द लिम्फोसाइट। जो भी जहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनसे कवर्ड होता है, और जिसको हम लिम्फोइड फॉलिकल्स कहते हैं। लिम्फोइड फॉलिकल टिश्यू कैन आइदर स्ट्रक्चरल वेल ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिम्फ नोड्स और मे कंसिडर लूजली। ये जैसे लिम्फ नोड्स उस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं और लूजली ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं। ये ऐसा कोई, जैसे मैंने पहले बताया, ये अबनॉर्मल लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जो भी लिम्फोइड फॉलिकल्स इस लिम्फोइड टिश्यू को कवर करके रखते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं MALT। MALT का फुल फॉर्म है मुकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू।
इन लिम्फोइड टिश्यू को मुकोसा से क्या करा जाता है, कवर करा जाता है अच्छे से, ताकि ये इजीली डैमेज ना हो और ये हमारी बॉडी को इस तरह के अनवांटेड ट्यूमर्स एंड इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज़ ऑल्सो हैज़ अ लिम्फेटिक वेसल, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उन पे में भी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। सच फॉर अ टी सेल्स गेटवे into and out of the meninges recovered of the function of meningeal lymphatic vessels lining of dural since autonomic integrated into the membrane surrounding the brain। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी का होता है वो होता है ब्रेन, तो इसमें भी ड्यूरल साइनस होते हैं जो क्या लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन के बाहर से एक कवर बनाती है जो ब्रेन के चारों ओर, जो कि ब्रेन को इन्फेक्टेड होने से रोकती हैं। और लास्ट आता है हमारा इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, जैसे मैंने बताया था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, वो होता है बोन मेरो और थाइमस। सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें से आता है अपना स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, एंड टर्टियरी में जो आता है उसमें आता है अदर्स लिम्फोइड टिश्यूज लाइक जो अबनॉर्मल लिम्फ नोड होती है एंड लिम्फेटिक वेसल। द लिम्फेटिक वेसल्स इज ऑल्सो called lymph vessels are the thin walled vessels that conduct lymph between different parts of the body. They include the tubular vessels of the lymph capillaries and the large collecting vessels of the right lymphatic and thoracic duct. Right lymphatic duct होती है और जो left lymphatic duct होती है उसे हम thoracic duct कहते हैं। ठीक है। The lymph capillaries are mainly responsible for the absorption of intestinal fluid from the tissue, while lymph vessels propel the absorbed fluid forward into the large collecting duct, where it is ultimately returned to the blood stream by the subclavian vein। जो lymphoid tissues जो वहाँ से intestinal fluid को लेके आते कैपिलरीज के द्वारा, lymph node में उसका क्या होता है, चेंज करके उसमें अनवांटेड चीज़ें निकाल के फिर जाके ये लेफ्ट और राइट डक्ट जो होते हैं वो लिम्फ को वापस सब क्लेवन वेन में डाल के फिर से ब्लड द्वारा वापस सब बॉडी के हर कोने तक भेजवाते, ताकि ये एंटीजेंस और डेंड्रिटिक सेल्स को किल कर सके। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम जो कैपिलरीज हैं और जो ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरी और वेन है, एक साइड आर्टरी है दूसरी साइड वेन है, ब्लू वाली वेन है रेड वाली आर्टरी है एंड ये ग्रीन वाला ये लिम्फेटिक है। ठीक है। तो ये दिखा रखा है इसमें कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए और कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।